Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने पॉलिटी का 5th लेक्चर देखेंगे, ठीक है, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है। मैंने आपको बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है। इसके अंडर में आते हैं आर्टिकल 1 to 4। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंडर में हमें 4 आर्टिकल पढ़ने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आर्टिकल 1 है ना, ठीक है, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। बेसिकली हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नाम मेंशन्ड है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो हमारा भारत है, ठीक है, वो डिफरेंट उसमें स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स की यूनियन से बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब समझते हैं। पहली चीज तो देखो, नो ट्रीटी। नो ट्रीटी का मतलब क्या है कि इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने किसी भी स्टेट के साथ, अगर हम इंडिया को एज अ होल बोले, ठीक है, तो किसी भी स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा है, ठीक है, कि आपको एक नेशन का पार्ट होना है। हमारा देश जो स्टेट्स में इसलिए बटा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, की एडमिनिस्ट्रेशन की आसानी हो। यूएस की तरह नहीं है जहां पर जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा है बेसिकली कंट्री के साथ कि हम आपके साथ हम रहेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी ट्रीटी नहीं है स्टेट्स की, ठीक है, स्टेट्स की ऐसी कोई भी ट्रीटी नहीं है। सो नो ट्रीटी विथ एनी स्टेट regarding to being a part of the nation, ठीक है। यानी किसी भी स्टेट ने देश के साथ कोई भी ट्रीटी नहीं कर रखी है कि इस ट्रीटी के चलते हम आपके पार्ट हैं, ठीक है। ऑलराइट, देश सिर्फ स्टेट्स में इसलिए बटा हुआ है फॉर द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के चलते देश को स्टेट्स में बांट दिया गया है, ठीक है। फिर देखो, नो राइट टू सीड या सीड और सेपरेट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। जिस तरीके से अब देखो, कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी स्टेट का इंडिया के साथ कि हम आपका पार्ट बन के रहेंगे, ठीक है। इस वजह से किसी भी स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया से सेपरेट हो सके। यानी स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो इंडिया से सेपरेट हो सके, उनको इंडिया का पार्ट बन के ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, जो इंडियन टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी, ठीक है, वो बेसिकली 3 पार्ट में डिफाइन करी गई है, ठीक है। एक तो हो गया आपके स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस टाइप से। दूसरी हो गई आपकी यूनियन टेरिटरी लाइक जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है। यूनियन टेरिटरी ये किसके कंट्रोल में है? अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर, ठीक है। और तीसरा पार्ट इसमें है एनी एक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है। तो एक तो स्टेट्स हैं, दूसरी यूनियन टेरिटरी है। और अगर हम कोई टेरिटरी, बाहर की टेरिटरी को एक्वायर करते हैं ना, जैसे सपोज किसी ने हमें गिफ्ट में दे दी कोई टेरिटरी, ठीक है, किसी के साथ हमने ट्रीटी कर ली कि वो अब इंडिया का बेसिकली इंडिया के पार्ट में शामिल हो जाएगी, ठीक है, या हमने कॉन्क्वेस्ट यानी लड़ाई में जीत ली, तो इस टाइप की अगर कोई टेरिटरी होगी ना, तो वो भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट बनेगी, ठीक है। तो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड एनी एक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है। ये कहता है आपका आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में क्या क्या है बेसिकली? आर्टिकल 1 में है पहली बात तो इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। किसी भी स्टेट्स ने इंडिया के साथ कोई भी ट्रीटी नहीं साइन कर रखी है कि वो इंडिया का पार्ट है, ठीक है। वो सिर्फ स्टेट्स में इसलिए बटा हुआ है इंडिया फॉर द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसी वजह से कोई ट्रीटी नहीं साइन कर रखी है, इसी वजह से
किसी भी स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया से सेपरेट हो सके, तो वो चाहकर भी इंडिया से कोई स्टेट सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। ऑलराइट। और दूसरा जो इंडियन टेरिटरी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और एनी एक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है। ऑलराइट। फिर बात करते हैं आर्टिकल सेकंड की, ठीक है। आर्टिकल सेकंड कहता है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास ही पावर है टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो एक नया स्टेट बना सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, टू एडमिट अ न्यू स्टेट, टू एडमिट अ न्यू स्टेट। और ये दोनों बातें वहां पर लागू होती हैं, ठीक है, जो कि जो एरिया है ना जिसको भी हम बनाने वाले हैं, एडमिट करने वाले हैं, वो नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, वो इंडिया का पार्ट नहीं हो, बेसिकली वो फॉरेन टेरिटरी कह सकते हो, नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट बनाना जो इंडिया का ऑलरेडी पार्ट नहीं है अभी तक, या फिर कोई एक ऑलरेडी बसा हुआ स्टेट है, ठीक है, बट स्टिल वो इंडिया का पार्ट नहीं है, तो उसे हम एडमिट करें, अपने देश में शामिल करें। एक होता है बनाना और ये है शामिल करना, किसी को शामिल करना टू एडमिट अ न्यू स्टेट, और एक पूरा नया स्टेट बनाना टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, बट कंडीशन ये है आर्टिकल 2 के अंडर में कि वो इंडिया का पार्ट ऑलरेडी नहीं होना चाहिए। ये है यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है। ओके, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और ये बेसिकली नया बनाना, टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, ठीक है। फिर देखो, फिर आता है आपका आर्टिकल 3, ठीक है। आर्टिकल 3 कहता है कि पावर है किसके पास, पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। ये है पावर किसके लिए, इंडियन टेरिटरी के लिए, इंडियन टेरिटरी के लिए जो पावर यूज होगी ये इंडियन टेरिटरी के लिए होगी। क्या है पावर, ठीक है, फर्स्ट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, एक नया स्टेट बनाना, ठीक है। इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, ठीक है। फिर डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, ठीक है। ऑल्टर द टेरिटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। एंड ऑल्टर या फिर चेंज द नेम, ठीक है। देखो बेसिकली पार्लियामेंट के पास अगर हम बात करें आर्टिकल 3 के अंडर में, तो पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है कि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर, बेसिकली हमारे देश के अंदर एक नया स्टेट बना सकती है, टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। जैसे कि आपने देखा था जो तेलंगाना था, ठीक है, उसको आंध्र प्रदेश के अंदर से बनाया गया था, आंध्र प्रदेश से कार्व करके निकाल के हमने एक तेलंगाना बनाया, तो बेसिकली वो ऑलरेडी इंडियन टेरिटरी का पार्ट था। तेलंगाना जो हमने बनाया है वो इंडियन टेरिटरी में से ही बनाया, ठीक है। तो अगर जैसे हमने तेलंगाना बनाया तो हमने वो बनाया आर्टिकल 3 के अंडर में, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। डिक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया डिक्रीज कर सकती है। ऑल्टर द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, बेसिकली उसकी बाउंड्री को ऑल्टर कर सकती है, ठीक है, उसकी टेरिटरी को ऑल्टर कर सकती है। और ऑल्टर द नेम, नाम चेंज कर सकती है, ठीक है, बेसिकली शहरों का या फिर स्टेट का वो नाम चेंज कर सकती है, ठीक है। फिर देखो ये तो बात हुई स्टेट की। फिर 18th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1966 से ये जो सारी बातें हैं ना, सारी बातें हैं, ये ऑल्सो एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज। तो बेसिकली जो हमारे पहले तो स्टेट्स पे एप्लीकेबल थी ये बातें, ठीक है। फिर 18th अमेंडमेंट एक्ट 1966 से ये कहा कि जो सारी चीजें हैं ना, ठीक है, ये हमारे यूनियन टेरिटरीज पे भी एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। इंक्रीज एरिया, डिक्रीज एरिया, चेंज नेम, ये सारी बातें आपके यूनियन टेरिटरी पे भी एप्लीकेबल होंगी। तो ये था आर्टिकल 3, ठीक है। फिर देखो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ठीक है, तो जैसे आप आर्टिकल 3 के अंडर में, ठीक है, कोई नया स्टेट बना रहे हो या किसी स्टेट का एरिया डिक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, उसकी टेरिटरी को ऑल्टर कर रहे हो या उसके नाम को ऑल्टर कर रहे हो, ठीक है,
तो बेसिकली ये करने के लिए पार्लियामेंट में एक प्रपोजल आता है, ठीक है। बेसिकली आपको एक प्रपोजल रखना पड़ेगा, मैं अगले पेज बताता हूँ, ठीक है, तो अच्छे समझ में आएगा। बेसिकली अगर आपको ऐसा कुछ करना है, ठीक है, तो आप पार्लियामेंट में एक बिल लेके जाओगे, ठीक है, बिल लेके जाओगे। बिल क्या होता है? प्रपोजल। आपको आपने प्रपोज किया है, वो वाला प्रपोज नहीं, ठीक है। आपने मतलब एक प्रपोजल रखा है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो इस टाइप के प्रपोजल को हम बिल बोलते हैं कि आप बिल लेके गए हो, ठीक है, बिल लेके गए हो। फिर अगर वो बिल बेसिकली लागू होता है ना, लागू होता है जब बिल पास हो जाता है ना पार्लियामेंट से, कि हाँ भाई आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए और पार्लियामेंट में सबने कह दिया चलो ये चीज होनी चाहिए, मतलब बेसिकली मेजोरिटी आ गई आपके फेवर में, ठीक है, तो उस बिल को पास कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब वो बिल पास हो जाएगा ना, तो उसे हम कहेंगे कि अब ये एक्ट बन गया है, ठीक है। अब जो बिल होगा वो एक्ट बन चुका होगा, ठीक है। और फिर उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम है, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करेंगे, ठीक है, कौन? प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब उसको बेसिकली कहेंगे कि हाँ अभी एक्ट बन गया है, ठीक है, और इसे हमें लागू कर देना चाहिए, ठीक है, इसे लागू कर देना चाहिए। और ये पास कैसे होगा? ठीक है, इसको पास करने के बेसिकली दो तरीके हैं, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिल है, ठीक है। एक तो आता है आपका सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, मैंने आपको कहा था आगे जाके मैं सिंपल मेजोरिटी बताऊंगा, पूरा अच्छे समझ में आएगा। और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। देखो सिंपल मेजोरिटी केस में क्या होता है, ये जस्ट मैं जो बता रहा हूँ ना आपको इन जनरल बिल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये मत समझना कि कौन सा कोई सा बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है, कोई सा बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास हो रहा है। जस्ट मैं आपको मेजोरिटी बता रहा हूँ कि दो टाइप की मेजोरिटी होती है, ठीक है। देखो सिंपल मेजोरिटी क्या है, आपको क्या चाहिए? मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर 100 लोग प्रेजेंट और वोटिंग में है, ठीक है, तो अगर आपके पास 51 वोट आ जाते हैं ना आपके फेवर में, तो आप जीत जाएंगे, ठीक है। तो अगर सिंपल मेजोरिटी से पास होना है और 100 प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ठीक है, उसमें से अगर 51 वोट बिल को पास करने के फेवर में आ गए, तो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है, बिल जो है वो पास हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी में चाहिए होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ। देखो अगर मैं इसको एक एग्जांपल समझाऊं ना, तो लेट्स सपोज मैं मान लेता हूं कि टोटल मेंबर की स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में वो 100 है, ठीक है, टोटल टोटल जो मेंबर्स है वो 100 है, ठीक है। जिस दिन वोटिंग होनी थी, ठीक है, उस दिन 5 लोग एबसेंट हो गए, ठीक है, 5 लोग एबसेंट हो गए, तो प्रेजेंट कितने यहाँ पर? प्रेजेंट है 95, ठीक है। इन 95 में से 5 लोगों ने कहा कि नहीं भैया हम वोट नहीं करेंगे, इन 5 लोगों ने कहा हम वोट नहीं करेंगे, तो प्रेजेंट और वोटिंग कितने हुए? प्रेजेंट और वोटिंग हुए 90, ठीक है, टोटल 100 से 5 आए नहीं, 5 आए नहीं, ठीक है। प्रेजेंट कितने? 95, 95 में से ही 5 ने मना कर दिया कि हम वोट नहीं देंगे, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग 90 हो गए, ठीक है। अब इन 90 का हमें 2/3 देखना है, ठीक है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग 90 है, ठीक है। इन 90 में से अगर आपको स्पेशल मेजोरिटी से अगर बिल बिल जो है, ठीक है, वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होने वाला बिल है, ठीक है, तो आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 पार्ट अपने फेवर में चाहिए होगा। तो देखते हैं 2/3 पार्ट कितना है। लेट्स सपोज आपको 2/3 पार्ट मिल रहा है इसमें से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 में से 30 और 60, ठीक है। तो बेसिकली 60 वोट्स जो थे 100 में से, प्रेजेंट टोटल में से, ठीक है, वो आपके खाते में 60 वोट आए, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या ये टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज़्यादा है, तो 100 का 50% क्या होगा? 50, और जो 60 है ऑब्वियस सी बात है 50 से ज़्यादा है, यानी कि आपने पहली कंडीशन कि आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मिला, ठीक है, मिल गया 60, और दूसरी बात जो आप टोटल स्ट्रेंथ का 50, टोटल स्ट्रेंथ की 50% से ज़्यादा होना चाहिए वोट, तो आपको टोटल मिले 60 वोट आपके फेवर में, ठीक है, जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का बेसिकली 2/3 है, और 50% यानी कि टोटल स्ट्रेंथ का 50% से भी ज़्यादा है, यानी जो आपका बिल है ना वो अब स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, यानी आपने स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पर जुटा ली है, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। तो आई होप आपने पिछला वाला भी नोट जो मैंने अभी कराया था वो भी आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये आप सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी याद रखेंगे, ठीक है, ओके।
देखो ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 4। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 और 3, ठीक है, अगर आप कोई भी काम आर्टिकल 2 और 3 के अंडर में करेंगे, या तो आप कोई नया स्टेट एस्टेब्लिश करें या फिर नया स्टेट को एडमिट करें जो कि इंडिया का पार्ट ना हो, या फिर आर्टिकल 3 के अंडर में, ठीक है, इंडियन टेरिटरी में किसी स्टेट को ऑल्टर करें, ठीक है, तो इन दोनों केसेस में, ठीक है, नो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 और 3, ठीक है। तो अगर आप आर्टिकल 2 और 3 के अंडर में कुछ भी काम करते हो, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 और 3 के अंडर में किया हुआ काम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं करेगा या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं करेगा। और देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होता है ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होता है किसी काम को करने से, तो उस काम को कराने के लिए जो बिल पास होता है ना, उस काम को कराने का जो बिल होता है ना, उसे पास कराने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी लगती है, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, जब हम आर्टिकल 2 और 3 के अंडर में कोई काम करेंगे, तो उस काम को करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब कोई बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं होता है, बेसिकली कोई बिल जो जिसका प्रपोजल आया है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं करता है, या ऐसे कह सकते हैं जो बिल हम लाए हैं, ठीक है, उसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा या जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की, तो उस बिल को पास कराने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी लगती है। स्पेशल मेजोरिटी कब यूज होती है? जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना हो। बाकी आपको कोई भी काम करना है तो आपको सिर्फ पार्लियामेंट से, या पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा से बेसिकली आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी, आपको स्पेशल मेजोरिटी गेन करने की जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है। सो ओनली सिंपल मेजोरिटी इज required टू पास ए बिल। तो इस टाइप के बिल को पास कराने के लिए अंडर आर्टिकल 2 और 3 आपको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगी, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो, फिर एक चीज आती है, जब हम कोई बिल लेके जाते हैं ना, हमने कहा हम आर्टिकल 2 या 3 के अंडर में हम कोई बिल लेके गए, या तो हमें कोई नया स्टेट एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, या फिर हमें कोई नया स्टेट एडमिट करना है, या फिर हमें इंडियन टेरिटरी के अंदर किसी स्टेट को ऑल्टर करना है या यूनियन टेरिटरी को ऑल्टर करना है, तो हम बिल लेके गए पार्लियामेंट में। हमने कहा भाई, हमने क्या मतलब, जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट में बिल लेके गए, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट में बिल जाएगा ना, ये जाएगा विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब ये बिल पार्लियामेंट में पहुंचेगा, तो पार्लियामेंट में पहुंचने से पहले, पार्लियामेंट में इसको पेश करने से पहले, इसको रिप्रेजेंट करने से पहले, इस बिल को प्रपोज करने से पहले आपको प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। जब प्रेसिडेंट परमिशन देगा कि ठीक है अब इस बिल को आप पार्लियामेंट में पेश कर सकते हो, तब आप इस बिल को पार्लियामेंट में प्रपोज करोगे, ठीक है। फिर जब पार्लियामेंट में जाएगा, तो पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, ठीक है, एक तो होता है आपका लोकसभा, मैंने बताया था ऑलरेडी, और एक होता है आपका राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो इन दोनों हाउस से इस बिल को पास होना होगा, और कैसे? पास बाय सिंपल मेजोरिटी। मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल 2 और 3 के अंडर में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है, मेजोरिटी, ठीक है। आपने सिंपल मेजोरिटी से बेसिकली इस बिल को पास करा लिया पार्लियामेंट से, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट साहब होंगे, ये इस पे अपनी एक्सटेंड देंगे, कह देंगे, फिर प्रेसिडेंट साहब बेसिकली कह सकते हैं इसको एक एक्ट बना देंगे। जब पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट साहब इस पे हामी भर के इसको एक्ट बना देंगे, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब जो बिल है, ठीक है, बिल तो एक प्रपोजल था, बिल एक था, एक प्रपोजल। अब जो पास होने के बाद ये बन चुका है एक्ट, यानी अब जो काम होंगे ना, वर्क अकॉर्डिंग टू इट, तो अब इसके हिसाब से बेसिकली काम होंगे। ऑलराइट, देखो यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। जैसे आपको लेट्स सपोज आपको किसी स्टेट का नाम बदलना है या फिर उसका एरिया बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट साहब होंगे ना, प्रेसिडेंट साहब हमारे उस स्टेट,
प्रेसिडेंट साहब हमारे उस स्टेट से एडवाइस लेंगे या स्टेट गवर्नमेंट से एडवाइस लेंगे, ठीक है। उनके पास ये प्रपोजल भेजा जाएगा, बेसिकली ये चीज़ बताई जाएगी कि हम आपका एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अफेक्टेड स्टेट होगा, अफेक्टेड जिसमें मतलब बेसिकली हम चेंज करने वाले हैं, तो अफेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट से बेसिकली एडवाइस ली जाएगी। और ये एडवाइस जो होगी ना, ये एडवाइस सिर्फ एडवाइजरी होगी, एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग नहीं होगी, ये सिर्फ उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट साहब ने कहा देख लो भैया ऐसा हो रहा है तुम्हारे स्टेट का हम एरिया बेसिकली इंक्रीज या डिक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कहेगी अरे मत करो, ठीक है। तो मत करो या करो, प्रेसिडेंट को उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रेसिडेंट सिर्फ क्या कहेंगे, लो भैया तुम्हें बता दिया है कि तुम्हारा एरिया हम इंक्रीज या डिक्रीज करने वाले हैं या तुम्हारा नाम बदलने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो एडवाइस देगी ना स्टेट गवर्नमेंट ने कि करो ना करो, वो सिर्फ एडवाइजरी होगी, बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। बाइंडिंग नहीं होगी, यानी प्रेसिडेंट मजबूर नहीं होगा वो मानने के लिए, वो टोटल प्रेसिडेंट पे डिपेंड करेगा कि उसको वो एडवाइस माननी है या नहीं माननी है। अगर प्रेसिडेंट मानता है, ठीक है, तो वो एक्ट बना देगा, नहीं मानता है तो उसको होल्ड होल्ड पे रख देगा या कुछ भी करेगा, वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से मना हो जाता है, होल्ड हो जाता है, एक्ट नहीं बन पाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो हम आगे देखेंगे कि प्रेसिडेंट उसको एक्ट बनाएगा नहीं बनाएगा, लेकिन अगर प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ एक्ट बनना है तो फिर वो पास होने के बाद प्रेसिडेंट उसको एक्ट बना देगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस, एडवाइस तो क्या ही कहते हैं इसको, एडवाइस तो नाम की एडवाइस है, ठीक है। बेसिकली बाइंडिंग तो है नहीं, मजबूर तो है नहीं प्रेसिडेंट, तो बेसिकली बता दिया जाता है, तो वो भी अपनी सलाह दे देते हैं कि मत करो या करो, ठीक है। लेकिन वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो एक्ट बनाए या ना बनाए, ठीक है। ऑलराइट, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपने देखा जो बेसिकली स्टेट है, स्टेट जो है बेसिकली वो सिर्फ एडवाइस दे सकता है, एक तो एडवाइस दे सकता है, दूसरी दूसरी बात उसके पास कोई भी राइट नहीं है, ठीक है, इंडिया से सेपरेट होने का। इसलिए इंडिया को कहते हैं, इंडिया इज अ indestructible यूनियन ऑफ destructible स्टेट्स। ये क्या है, देखो इंडिया इज अ इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन, इंडिया जो है एक यूनियन है स्टेट्स का, ठीक है, स्टेट्स का यूनियन है, ठीक है। वो इनडेस्ट्रक्टिबल है, वो तबाह नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी स्टेट ने इंडिया के साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं कर रखी है, इसलिए वो इंडिया से सेपरेट नहीं हो सकता। यानी इंडिया हमारा, थोड़ा मैप ऐसी बन गया, ठीक है, मैंने बना दिया। इंडिया हमारा जो है, ठीक है, वो डिफरेंट स्टेट्स का यूनियन है, ठीक है, और वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, कोई भी स्टेट इससे निकल के बाहर नहीं जा सकता, वो इंडिया के अंडर ही रहेगा, ठीक है। तो इंडिया इज अ इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन, ठीक है, ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट। बट जो बेसिकली आपकी यूनियन गवर्नमेंट कह लो या जो इंडिया है ना, ठीक है, वो हम देखा कि आर्टिकल 3 के अंडर में किसी स्टेट को एंटर कर सकते हैं, उसकी टेरिटरी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या कोई नया स्टेट बना सकते हैं। तो हमने देखा जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनमें बदलाव आ सकता है या उनको खत्म भी किया जा सकता है, ठीक है, उनमें बदलाव आ सकता है, उनको खत्म भी किया जा सकता है, उनकी बाउंड्री कम कर सकते हैं, उनकी बाउंड्री ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उनसे कोई नया स्टेट बना दें, एक स्टेट लिया उसको आधा किया और उसमें से दूसरा स्टेट बना दिया, जैसे कि आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकाल दिया गया था, ठीक है। तो इंडिया इज अ इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन, देखो इंडिया तो हमेशा रहेगा, कोई स्टेट बाहर नहीं जा सकता, बट जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट है उसका जो स्टेटहुड है उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो कभी कम किया जा सकता है, कभी बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है उसे खत्म भी कर दिया जाए, ठीक है। सो इंडिया इज अ इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स में हम चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। फिर एक चीज देखो, अगर हम कोई इंडियन टेरिटरी है, ठीक है, उसको अगर हम फॉरेन को देंगे ना, ले सपोज हमने किसी फॉरेन कंट्री से ट्रीटी करी और अपना कुछ पार्ट फॉरेन फॉरेन जो बॉडी है उसको दे दिया, ठीक है, फॉरेन को दे दिया, ठीक है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। अगर हम अपना कोई पार्ट, इंडिया की कोई टेरिटरी हम किसी फॉरेन को देते हैं ना, ठीक है, फॉरेन बॉडी को देते हैं, किसी दूसरे देश को देंगे, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी अपनी मर्जी से कहीं बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है, तो ये बात आप क्लियर रखना। लेकिन अगर इंडियन टेरिटरी हम किसी और को देते हैं, अगर इंडिया खुद दे अपनी टेरिटरी किसी को, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट
करेंगे। ठीक है, तो ले सपोज मेरे, तो एक मेरे उसका आंसर दो क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन है, जब हम जो पीओके है ना, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, जब हम उसको वापस लेंगे, ठीक है, तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे? तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा? बताओ, सोचो। अगर हम पीओके को वापस अपने इंडिया में शामिल करेंगे, ठीक है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे? सोचो। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है, ठीक है, एक तो आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि हम किसी स्टेट को एडमिट कर सकते हैं या स्टैब्लिश कर सकते हैं जो कि इंडिया का पार्ट ना रहा हो। ठीक है, और आर्टिकल 3 में लिखा है कि हम इंडियन टेरिटरी की किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों के अंडर में ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा। और वैसे एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो पीओके है ना, वो लीगली हमारा ही है। लीगली पीओके इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। तो बेसिकली इंडियन टेरिटरी में ऑल्टरेशन करने पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है? कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऑलराइट। तो जब हम पीओके को पाकिस्तान से लेंगे कुछ टाइम में लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और हमारे जो फौजी यहाँ पर तैयार हो रहे हैं ना, मुझ हो सकता है मैं हूँ, हो सकता है आप हो, ठीक है, हम में से कोई फौजी बन के बेसिकली उसको वहां पर जाएगा और छीन के लेके आएंगे, फिर से बनेगा हमारा कश्मीर, पूरा करेंगे हम उसको। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ आता है इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। देखो, बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले जब हमारे देश पे ब्रिटिश का राज था, ठीक है, तो इंडिया बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ था। एक तो आपके थे, मैंने बताया था ना कि प्रोविंस, एक तो प्रोविंस थे, ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल था इनका, कंट्रोल, रुक जाओ, अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, जो प्रोविंसेस थे वो बेसिकली डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल थे ब्रिटिशर्स के, और एक थे प्रिंसली स्टेट्स, रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, वो भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, बट बेसिकली उनका जो जो राजा होता था, बेसिकली वो कोई, बेसिकली उनका जो हेड होता था कोई राजा होता था। राजाओं की रियासतें होती है ना, तो प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस में इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस क्या लिख दिया मैंने, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया था वो प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, जब एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, तो जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, तो जो ब्रिटिश इंडिया था ना, ब्रिटिश इंडिया, उससे पहले तो ब्रिटिश इंडिया ही कहते थे, ठीक है, वो बेसिकली बटा इंडिया में, ठीक है, एंड पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान में वो बट गया। ठीक है, उसके बाद जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे ना, प्रिंसली स्टेट्स थे, ये कितने थे नंबर में? ये थे 552। 552 प्रिंसली स्टेट्स जो थे, ठीक है, इन प्रिंसली स्टेट्स को तीन चॉइसेस दी गई। ठीक है, इन कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन इंडिया, ठीक है, या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ, ठीक है, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट भी आप रह सकते हो। तो आउट ऑफ 552 प्रिंसली स्टेट्स, 449 ने इंडिया को ज्वाइन किया। 452 में से 552 में से 449 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं गया। पहले ही पता था पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है आगे जाके, लोगों ने पहले ही भविष्य देख लिया था। ठीक है, तो 449 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। फिर जो तीन थे, ये कौन कौन थे आगे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये तीन कौन कौन थे? एक तो था आपका जूनागढ़, जूनागढ़, ठीक है, दूसरा था आपका हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, और तीसरा था आपका JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने ना तो इंडिया को ज्वाइन किया और ना पाकिस्तान को ज्वाइन किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, उस टाइम इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जूनागढ़ में तो रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम, रेफरेंडम, रेफरेंडम क्या होता है? बेसिकली लोगों से, जितने भी वहां की पॉपुलेशन थी ना, पॉपुलेशन,
टोटल पॉपुलेशन वोटेड। बेसिकली एक जनरल वोटिंग करा ली गई, ठीक है, जो वहां की पूरी पॉपुलेशन थी, ठीक है, उन सब ने वोट दिया और उसका रिजल्ट ये आया कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं वहां के लोग। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, कॉलेज की कह लो, स्कूल की क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो एक दिन टीचर आता है, ठीक है, टीचर आता है, तो टीचर पूछता है आज पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। तो सारे बच्चे वोट करके कहते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हमें आज नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो टीचर कहता है ठीक है मत पढ़ो, यानी टीचर ने इन जनरल सब बच्चों को वोटिंग में पार्ट लेने का मौका दिया, मतलब बेसिकली सब बच्चों ने या सब लोगों ने यहाँ पर वोट किया, ठीक है, एक जनरल वोटिंग हो गई, ठीक है। तो इसी टाइप की वोटिंग को हम रेफरेंडम कहते हैं। टोटल पॉपुलेशन ने वोट किया और उसका रिजल्ट ये आया कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मेजोरिटी में इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो जूनागढ़ जो था, ठीक है, उसको इंडिया को ज्वाइन करना पड़ा, फिर वो जूनागढ़ इंडिया का पार्ट हो गया। जूनागढ़ ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में जूनागढ़, ठीक है। फिर आए भाई हैदराबाद की बात। हैदराबाद में उस टाइम निज़ाम का राज था, हैदराबाद ऑफ निज़ाम थे, उनका राज था। तो इन्होंने कहा नहीं भाई हम तो ज्वाइन नहीं करेंगे इंडिया को, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, ठीक है। और पुलिस एक्शन के अंडर में, पुलिस एक्शन के अंडर में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, ठीक है। और हैदराबाद को इंडिया को ज्वाइन करना पड़ा, हैदराबाद ज्वाइंड इंडिया, हैदराबाद ने फिर इंडिया को ज्वाइन किया। फिर बचे भाई JNK वाले, ठीक है, JNK वाले। तो बेसिकली मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है। अक्टूबर में 1947 में कुछ पश्तून ट्राइब थी, पश्तून या पश्तून ट्राइब थी पाकिस्तान की, ठीक है। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे हमला कर दिया, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे हमला कर दिया। तो वहां के जो राजा थे ना, राजा क्या नाम था उनका, राजा हरिश्चंद्र था, आई गेस उनका नाम राजा हरिश्चंद्र था, ठीक है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बेसिकली जब उन्होंने देखा ना कि इतनी मारकाट बच रही है, ये लोग वहां से आ गए कश्मीर को वापस, कश्मीर को हथियाने के लिए, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि ऐसा करो, हमें आप असिस्टेंस प्रोवाइड करो, ठीक है, हमें हेल्प दो, हमें मिलिट्री दो। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम मिलिट्री उन्हीं को दे सकते हैं जो इंडिया का पार्ट है, ठीक है, जो इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो 27 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, 27 अक्टूबर 1947 को बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ, एसेशन साइन हुआ, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एक डॉक्यूमेंट था, वो साइन हुआ, ठीक है। और बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के चलते, अब यहाँ पर देखो, इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के चलते, ठीक है, इसी के अंडर में आप कह सकते हो, ठीक है, कश्मीर को 1954 में आर्टिकल 370 के अंडर में, आर्टिकल जो 370 भी हटाया गया ना, उसके चलते स्पेशल राइट्स दिए गए, सॉरी स्पेशल आर्टिकल 370 के अंडर में स्पेशल स्टेटस दिया गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया, ठीक है। और आर्टिकल 35A के अंडर में इनको दिए गए स्पेशल राइट्स, स्पेशल राइट्स, ठीक है, स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के अंडर में, और आर्टिकल 35A के अंडर में इनको स्पेशल राइट्स दिए गए। बेसिकली इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था, ठीक है। बेसिकली डिफेंस, कम्युनिकेशन और फाइनेंस को छोड़ के, ठीक है, जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसको किसी भी और चीज़ में अगर बदलाव करना है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट से पहले बेसिकली इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है तो ही वो काम कर सकती थी यूनियन गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी या पार्लियामेंट, वरना वो नहीं कर सकती। तो बेसिकली इस हिसाब से स्पेशल राइट्स और स्टेटस दिए गए थे। वो अब तो पास्ट की बात है, अब तो उसे यूटी बना दिया, ठीक है। ऑलराइट, तो बेसिकली आपको याद रखना है आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 35 है स्पेशल राइट। तो ये याद भी रखने वाली बात नहीं है ठीक है, क्योंकि ये तो हिस्ट्री हो चुका है। ऑलराइट, ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली हमने ये देखा कि किसने बेसिकली ज्वाइन नहीं किया था इंडिया को, और फिर बाद में किस तरीके से ज्वाइन किया, ठीक है। तो अगर हम उससे थोड़ा सा पीछे चले ना, 1950 में चले, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करूं अगर मैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1950 में
इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू पार्ट ए बी सी डी, पार्ट ए बी सी एंड डी, ठीक है। पार्ट ए में थे आपके प्रोविंसेस, अर्स्टवाइल, ERSTWHILE, अर्स्टवाइल का मतलब होता है बेसिकली जो पहले थे। तो बेसिकली जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो प्रोविंसेस थे ना, उनको रखा गया पार्ट ए में, ठीक है। पार्ट बी में रखा गया प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है। जो बेसिकली अर्स्टवाइल यानी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जिनको प्रिंसली स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, उनको पार्ट बी में रखा गया। पार्ट सी में रखा गया चीफ कमिश्नरी एरियाज को, ठीक है, चीफ कमिश्नरी एरियाज को रखा गया। और पार्ट डी में रखा गया आपके सेपरेट करके अंडमान एंड निकोबार को। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज ए बी सी एंड डी। पार्ट ए में प्रोविंसेस थे अर्स्टवाइल, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में प्रोविंसेस थे उनको रखा गया। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट को रखा गया। पार्ट सी में चीफ कमिश्नरी एरियाज को रखा गया। एंड पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार को रखा गया, ठीक है। फिर ये सारी चीजें बेसिकली निपट गई, ठीक है। फिर देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो उसके लगभग तो तभी बेसिकली डिफरेंट जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, बेसिकली आपने इंटीग्रेशन किया प्रिंसली स्टेट्स का, इंटीग्रेट हुए इंडिया में, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है, ठीक है, उनका बेसिकली वो इंडिया में जुड़े, ठीक है। तो क्या हुआ ना, साउथ बेसिकली मोस्टली देश के हर कोने से ये डिमांड हो रही थी, बट जो मोस्टली हो रही थी ना वो साउथ इंडिया से हो रही थी, ठीक है। साउथ इंडियन जो पीपल थे दे डिमांडेड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। साउथ इंडिया के लोगों ने कहा, बेसिकली मोस्टली साउथ इंडिया के लोगों की डिमांड थी कि अब जो बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स जो थे, ठीक है, वो इंडिया का पार्ट बन चुके हैं, तो अब इनको रीऑर्गेनाइज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, भाषा के बेसिस पे, कि जौन सी भाषा जहां पर बोली जा रही है उस बेसिस पे इनको रीऑर्गेनाइज करके नए स्टेट्स बनाए जाए, कि अगर कहीं पर कोई भाषा बोली जा रही है तो उस बेसिस पे उसको एक स्टेट घोषित कर दिया जाए, ठीक है। तो इस डिमांड के चलते, इस डिमांड को देखते हुए, ठीक है, इस डिमांड को मद्देनजर देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जून 1948 को, ठीक है, एक कमीशन बनाई जिसका नाम था धर कमीशन, ठीक है। इसके चेयरमैन थे, धर कमीशन के चेयरमैन थे SK धर, जैसे सुना तो SK धर इसके चेयरमैन थे, ठीक है, चेयरमैन थे SK धर, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, दे सबमिटेड देयर रिपोर्ट ऑन इन दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और इन्होंने क्या कहा, दे रिजेक्टेड द लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है, फॉर स्टेट फॉर्मेशन। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट को नहीं बना सकते, ठीक है। बट उन्होंने एक सुझाव भी दिया कि वी कैन मेक स्टेट्स और रीऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली किस तरीके से किस जगह को एडमिनिस्टर करा जाना चाहिए, उस एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम स्टेट्स को बना सकते हैं, ठीक है, उस स्टेट्स को बना सकते हैं। फिर लोगों में और वो बढ़ गई कि नहीं 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 नहीं, हमको चाहिए, इंडिया वाले तो वैसे भी यार हम लोग बहुत ही कर लोग होते हैं, ठीक है, बट स्टिल वी आर प्राउड इंडियंस, ठीक है। फिर दिसंबर 1948 में उसी महीने में, ठीक है, एक और दूसरी कमेटी बनाई गई जिसका नाम था JVP कमेटी, ठीक है, जिसमें J फॉर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, V फॉर हमारे
वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल साहब, ठीक है। और पी से नाम था पताभी सीतारमैया, सीता, SITTARAMAYYA, पिताभी सीतारमैया, ये 3 मेंबर्स थे इस कमेटी के, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, दे सबमिटेड देयर रिपोर्ट ऑन अप्रैल 1949, ठीक है। इनकी कमेटी बनी दिसंबर 1948 में, तो इन्होंने लगभग 4 से 5 महीने बाद अप्रैल में अपनी 1949 में अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। दे रिजेक्टेड द लिंग्विस्टिक बेसिस, इन्होंने भी कहा कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट्स को नहीं बना सकते, ठीक है। फिर लोगों का सरकार के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया ना, इतना बढ़ गया कि अक्टूबर 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगर क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, इट वाज आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने क्या किया, इट सेपरेटेड तेलुगु स्पीकिंग पीपल फ्रॉम मद्रास, मद्रास से जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उनको अलग कर दिया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंडर में, ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो, फिर जब आंध्र प्रदेश बना ना, तो लोग और पागल हो गए, बोले आपने आंध्र प्रदेश बना दिया, हमारी बात सुनो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दिसंबर 1953 में, ठीक है, दिसंबर 2 महीने बाद ही, ठीक है, 2 महीने बाद ही एक कमीशन बनी जिसका नाम था फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे, ऑब्वियस सी बात है, चेयरमैन कौन होंगे, फजल अली साहब ही होंगे, इसके चेयरमैन थे फजल अली, ठीक है, फजल अली इसके चेयरमैन थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, दे सबमिटेड देयर रिपोर्ट ऑन सितंबर 1955, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी सितंबर 1955 को, ठीक है, लगभग 2 साल बाद, बड़ा टाइम लगा दिया इन्होंने। दे एक्सेप्टेड द लिंग्विस्टिक बेसिस, इन्होंने कहा ठीक है चलो, हम भाषा के बेसिस पे स्टेट को बना देंगे, बट यहां पर एक फिर से बड़ा वाला बट आ गया, दे रिजेक्टेड द प्रोविजन ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। उन्होंने कहा भाई देखो, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट तो बनाने को हम तैयार है, बट ऐसा नहीं होगा कि आप कहोगे कि एक लैंग्वेज के बेस पे एक स्टेट बना दो, ठीक है। तो इन्होंने ये मना कर दिया कि एक लैंग्वेज और एक लैंग्वेज के बेस पे एक स्टेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने प्रपोज किया फॉर द क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। इन्होंने प्रपोज किया कि हमें 16 स्टेट बनाने चाहिए देश में और 3 यूनियन टेरिटरी बनानी चाहिए, ठीक है। फिर ये सब होने के बाद एक आया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, 1956 में आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। इसने क्या किया, इट क्रिएटेड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने 14 स्टेट बनाए एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे बेसिकली 6 स्टेट और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है। और ये जो मैंने आपको पीछे बताया था ना, 1950 में जो पार्ट ABCD था, पार्ट ABCD, ठीक है, पार्ट ABCD, उसको एंड कर दिया, इट वाज एंडेड बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। तो ये पार्ट ABCD थे, वो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा एंड कर दिए गए, ठीक है, ऑलराइट। फिर यहाँ पर हमारे कुछ स्टेट्स का इनकॉर्पोरेशन आता है, इनकॉर्पोरेशन, कि हमने वो भारत में उनको किस तरीके से बेसिकली पूरी तरीके से शामिल किया, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट है
पहला जो केस है वो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, सिक्किम। सिक्किम एक बेसिकली प्रिंसली स्टेट था, सिक्किम, ठीक है। इसका रूलर कौन था? इसका रूलर था चोंग्याल्स से, इसके रूलर चोंग्याल्स, ठीक है। तो 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 से, ठीक है, हमने सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया, एसोसिएट स्टेट बनाया, ठीक है। और इस एसोसिएट स्टेट को जब हमने बनाया, ठीक है, इसको एसोसिएट स्टेट बनाया, ठीक है, तो इसके लिए हमने ऐड किया आर्टिकल 2A। आर्टिकल 2A हमने जब सिक्किम को प्रिंसली स्टेट बनाया, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया, तो हमने आर्टिकल 2A ऐड किया और एक ऐड किया 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल ऐड किया, ठीक है। फिर 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 से, ठीक है, सिक्किम को हमने फुल फ्लैज स्टेट बना दिया। पहले वो एसोसिएट स्टेट था, अब हमने इसको फुल फ्लैज यानी कि पूरी तरीके से एक इंडियन स्टेट बना दिया 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 से। तो ये जो चीज़ें थी ना, एसोसिएट स्टेट, आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल, इनका एंड हो गया, एंडेड बाय 36 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1975। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि सिक्किम जो था एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, उसको हमने 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 से एक एसोसिएट स्टेट बनाया, आर्टिकल 2A ऐड किया और 10th शेड्यूल ऐड किया। फिर 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 से हमने उसे एक फुल फ्लैज स्टेट घोषित कर दिया, ठीक है। और जो एसोसिएट स्टेट और बेसिकली ये जो पूरी ये जो चीज़ थी ना, आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल, ये 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तुरंत आते ही, ठीक है, ये सब बेसिकली खत्म हो गया, ऑलराइट, क्योंकि अब ये फुल फ्लैज स्टेट बन चुका था सिक्किम। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, सिक्किम वाला केस बहुत अच्छे से याद रखना है, पूछता है वो, ठीक है, कि सिक्किम को कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हमने एसोसिएट स्टेट बनाया और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसको फुल फ्लैज स्टेट बनाया, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, तो देखो फिर ना हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, बेसिकली इंडिया में उनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, ठीक है, या उनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनका फॉर्मेशन हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर में हुआ, ठीक है, इनका इन स्टेट्स का फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आपको ईयर तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट ईयर नहीं पूछेगा, वो ऑर्डर पूछ लेता है, ठीक है, कि बताओ पहले केरला हुआ या पहले महाराष्ट्र हुआ या पहले हरियाणा हुआ या पहले मणिपुर हुआ। तो बेसिकली इस हिसाब से कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता है, तो मैं आपको एक जनरल ऑर्डर लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इनके फॉर्मेशन का, ठीक है, तो उससे आप बेसिकली रिलेट कर पाओगे, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि एक्जैक्टली डेट याद रखना यार थोड़ा सा मतलब याद हो जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टिल यार क्यों इतनी मेहनत करना है, बिना बात की मेहनत तो करनी है बट बिना बात की नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर देख लो। हमें पता है कि 1953 में आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश, अक्टूबर 1953 में सबसे पहला आंध्र प्रदेश बना, ठीक है। उसके बाद बना केरला, ठीक है, केरला, केरला बना था 1956 में, ठीक है। फिर जो आपको बॉम्बे था ना, उसमें से निकला आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात, गुजरात, ठीक है। तो महाराष्ट्र गुजरात ये दोनों 1960 में फॉर्म हुए थे, ठीक है। फिर आपका दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, ठीक है। फिर आपका नागालैंड, उसके बाद नागालैंड फॉर्म हुआ। फिर हरियाणा एंड चंडीगढ़, हरियाणा एंड चंडीगढ़ बने थे 1966 में, हरियाणा एंड चंडीगढ़, ठीक है। फिर मणिपुर एंड मेघालय, मणिपुर एंड मेघालय, मणिपुर एंड मेघालय आई गेस 1972 में बने थे, ठीक है, 1972 में बने थे, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। वैसे तो 1972 में बने थे। फिर आपका सिक्किम, रुक जाओ, फिर आपका आता है सिक्किम, सिक्किम का बना फुल फ्लेज स्टेट 1975 में। और फिर फाइनली गोवा, गोवा बना था 1987 में, हाँ गोवा बना था 1987 में बना था, ठीक है, गोवा 1987 में बना था, ठीक है। बेसिकली उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडियन टेरिटरी में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था उस गोवा को 1987 में, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली ऑर्डर याद रखना है,
आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन एंड दीव, नागालैंड, हरियाणा, चंडीगढ़, मणिपुर एंड मेघालय, सिक्किम, गोवा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मैं इसे याद रखने की आपको ट्रिक दे सकता हूँ, ठीक है, बट कोई जज नहीं करेगा किसी को किसी की ट्रिक पे, ठीक है। ऑलराइट, तो ऐसा था ना, पहले सब पबजी खेलते थे, 2020 में सब पबजी खेलते थे, ठीक है। तो जब पबजी खेलते थे तो हमारे बहुत सारे दोस्त भी हुआ करते थे उसमें, तभी तो खेलते थे, बेसिकली स्क्वाड बना खेलते थे, ठीक है। तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त था हरमन, ठीक है, हरमन। तो जो हरमन था ना, ठीक है, वो बेसिकली मतलब पहले वो अच्छा नहीं खेल पाता, लेकिन बाद में वो अच्छा खेलना सीख गया, ठीक है। तो वो एकेएम बहुत अच्छी चला लेता था, एकेएम थी ना गन, वो बहुत अच्छी चला लेता था। तो हम जब खेलते थे ना, ठीक है, तो हम में से कोई दोस्त कहता था जैसे एकेएम मिलती है ना, तो हम कहते थे कि अबे एकेएम हरमन को दे, हरमन सीख गया है, ठीक है, हरमन सीख गया, हरमन चलाएगा एकेएम। तो देखो, ए के एम, ए के एम देना, ए के एम देना, ठीक है, हरमन, हरमन सीख गया, ठीक है, ए के एम देना, हरमन सीख गया। ए से आंध्र प्रदेश, के से केरला, एम से मैं अलग देता हूँ महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात साथ साथ में है ना, महाराष्ट्र एंड गुजरात। दा से मतलब दे से दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, ठीक है। ना से नागालैंड, ठीक है। हर से हरियाणा एंड चंडीगढ़, हरियाणा एंड चंडीगढ़, ठीक है। मन से मणिपुर एंड मेघालय, मणिपुर एंड मेघालय, ठीक है। और सीख से सिक्किम, ठीक है। और गया से गोवा। तो एकेएम देना, हरमन सीख गया, अगर आप ये ऑर्डर याद कर लोगे, ठीक है, और एक दो बार इसको देख लोगे तो आपको पूरा ऑर्डर याद हो जाएगा कि कौन सा स्टेट, बेसिकली स्टेट जो है वो किस ऑर्डर में बेसिकली बने थे, फॉर्म हुए थे या फिर इनकॉर्पोरेट किए गए थे इंडियन टेरिटरी में, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। फिर देखो, फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है, वो देख लो। जो दिल्ली है आपका, दिल्ली, ठीक है, उसका नाम बदल के जब रखा गया था नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ, नेशनल, ठीक है, नेशनल है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ, जिसे हम कहते नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम एनसीटी दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये हुआ था आपका 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, ठीक है, 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 से ये बेसिकली दिल्ली का नाम बदल के नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कर दिया गया था, ठीक है। अब दिल्ली के बारे में एक दो बात और है, वो भी देख लो, ठीक है। दिल्ली को आर्टिकल 239 ए, आर्टिकल 239 ए के अंडर में दिल्ली को स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइडेड है, दिए गए हैं, दिल्ली को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि बेसिकली उसका जो नाम है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली होगा, ठीक है। उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसकी पोस्ट को हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे, ठीक है। आपने देखा लेफ्टिनेंट गवर्नर, अभी एलजी बहुत चल रहा है दिल्ली, केजरीवाल और एलजी के बीच में बेसिकली बहुत अनबन चलती रहती है, ठीक है, तो उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे, ऑलराइट। और क्या बोलते हैं, और देखो दिल्ली की जो बेसिकली इसी स्पेशल प्रोविजन के अंडर में, ठीक है, दिल्ली की जो एक दिल्ली की बेसिकली एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, एक दिल्ली का लेजिस्लेचर भी बनाया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली भी दिल्ली की स्पेशल प्रोविजन के अंडर में बनाई गई। अब देखो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, ठीक है, उसमें टोटल 70 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 70 मेंबर्स होंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी, सबसे कड़ी बात यह है इसमें, कड़ी बात कड़ी बात, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अभी आगे जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की एक बेसिकली मिनिस्टर की टीम होती है जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो दिल्ली में, ठीक है, वो 10% होंगे, 10% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली का नॉर्मल कंडीशन में 15% होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में 15% होते हैं, ठीक है। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिल्ली के केस में 10% होंगे, बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ का, लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ का 10% होंगे, होने कितने चाहिए, 15%। तो बेसिकली स्पेशल प्रोविजन के अंडर में दिल्ली को चीज़ प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो इनके पास है कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये है 7 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनके पास, इंक्लूडिंग
सीएम, इंक्लूडिंग सीएम। एक बात और यहाँ पर देखो, ठीक है, एक बात और देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली में लेजिस्लेचर है, ठीक है, तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो यूटी, कौन कौन सी यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, तो ये बात नाम नाम याद रखना। दिल्ली में है, ठीक है, पुडुचेरी में है, ठीक है, और आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। इन तीन यूनियन टेरिटरी में आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, और एक चीज़ और देखो, जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो आइलैंड है, ठीक है, तो इसका जो लक्षद्वीप नाम है ना, वो 1973 में पड़ा है, ठीक है, 1973 में पड़ा है। इसका जो बेसिकली फॉर्मर नेम था ना, फॉर्मर नेम, ठीक है, जो फॉर्मर नेम था ये था लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमनदीवी, अमिनदीवी आइलैंड्स। ये कब से कब तक था? ये था बेसिकली 1956 से लेकर 1973 तक, 1976 से लेकर 1973 तक लक्षद्वीप को पुराना नाम था लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स, ठीक है। इन बेसिकली इन तीनों आइलैंड्स का ये ग्रुप यूनियन था, ठीक है। फिर 1973 में इसको पूरे को मिला के हमने कह दिया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा ये यूनियन एंड टेरिटरी जो पार्ट 1 था हमारा, आर्टिकल 1 to 4, और जो मैंने बाकी आपको चीज़ें बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।